जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। सीटेट आप देखेंगे, अब आपके काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, तो अंतिम समय में आपको तैयारी की रणनीति ऐसे करनी है कि आप थोड़ा सा समय में ज़्यादा की गेन कर जाएं, क्योंकि अभी तक आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है और आपको पेपर क्लियर करने का डर लग रहा है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। तो उन सभी भाइयों के लिए ये रामबाण वीडियो होगी। इसमें हम आपको 3 फार्मूले यानी 3 ट्रिक बताएंगे। आप तीनों ट्रिकों को अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप परीक्षा में अच्छा गेन करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा। अंतिम समय में ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सी टेट की परीक्षा में आपको टोटल आपके 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके डेटा आधारित प्रश्न आपके 75 होते हैं। डेटा आधारित यानी कंसेप्ट पे आपके आधारित 75 प्रश्न होते हैं और शिक्षण आधारित आपके 75 प्रश्न होते हैं। तो शिक्षण आधारित 75 प्रश्न होते हैं जो आपके तर्क शक्ति और आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपका सही रहा तो आप आसानी से इन प्रश्नों को क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि सीटेट आप देखेंगे कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है और ये ऐसी एक परीक्षा है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी बार मायने रखते हैं। तो आइए आपको 3 वो फार्मूले बताते हैं जिसको आपको फॉलो करके आप इस परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण टैग वर्ड 100% आप देखेंगे ये काम करेंगे। एक ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, एकदम पूरा के पूरा ये आपका काम करेंगे अगर आप इतना को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। जब भी आपको पेपर में बैठना है, पेपर हॉल में बैठना है, पेपर करते समय आपको सकारात्मक सोच रखनी है। और व्याख्यात्मक यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी आपका प्रश्न दिया हो, तो उसको आप अच्छे से पहले व्याख्या करेंगे, व्याख्या करते हुए समझेंगे। और जहां तक आपको समझना है, जिस प्रश्न में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तो उसमें आपको करना यह है कि जो आपका बड़ा विकल्प दिखे यानी व्याख्यात्मक रूप में सबसे बड़ा विकल्प दिखे उसको आप आंख मूंद के मार देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वैसे भी आपका वहां पे गलत होना है। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा वाला विकल्प चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा में अधिकतर वो आपके सही होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप वहां पे बड़ा वाला विकल्प चूज करेंगे और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप ऐसी ट्रिक अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आप अच्छा करेंगे। वही दूसरे फार्मूले की बात करें तो आपको बच्चे को हमेशा सम्मान देना है। बच्चे को हमेशा आपको सम्मान की दृष्टि से देखना है। बच्चे के साथ आपको हमेशा प्रेम की भावना रखनी है। बच्चों को चित्रात्मक चीज़ों से आपको समझाना है, ज़्यादा उनके रियल लाइफ से वस्तुओं को जोड़ के आपको समझाना है चित्र के माध्यम से। उसके बाद बच्चों को खेल के प्रति उनको जोड़ना है, खेल के प्रति उनको सचेत रखना है। खेल से जोड़ के आपको अगर किसी भी बात को, किसी भी गतिविधि को आप समझाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। ये दूसरी है। तीसरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों का समूह होता है। अगर आप इन समूहों का खेल समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। इसको आइए पहले नकारात्मक और सकारात्मक जान लेते हैं और इसी के आधार पर आगे आपको कुछ प्रश्नों को बताएंगे आपको कैसे छाटना है, कैसे समझना है, आप आसानी से समझ लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में बिना स्किप किए हुए जरूर एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले नकारात्मक शब्दों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि इससे ये पहले बताने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी तक आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न या मॉडल पेपर करते होंगे। तो अगर आपका 10 में से मान लीजिए आपका 5 सही हो रहा है, 6 सही हो रहा है और आपको ये सब पता नहीं है, टैग वर्ड पता नहीं है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये पता नहीं है, सकारात्मक सोच रखनी है ये पता नहीं है, और ये वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप जाके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो या आप मॉडल पेपर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब 10 से 5 से 6 नंबर से उठ के आप 8 से 9 नंबर पे चले जाएंगे। इतना महत्व होता है आपके पेपर में सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का। बच्चों के समान प्रेम और खेल की जो भावना होती है उसको विकसित करने के बाद तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए समझ लीजिए कि जो रटना होता है, रोट लर्निंग होता है, वो आपके नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जहाँ भी आपको रटना दिखे और वहाँ पे आपसे सकारात्मक प्रश्न पूछा हो तो आप वहाँ पे आंख मूंद के उसको गलत लगा देंगे। वो उसका विकल्प वहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पे भी पेन पेपर की बात की जाए, पेन पेपर कॉपी की बात की जाए तो वो भी आपके नकारात्मक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को गतिविधि के माध्यम से आपको बताना है, न कि पेन पेपर के माध्यम से। संख्यात्मक, जहाँ पे भी संख्यात्मक की बात की जाए वो भी आप देखेंगे नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। जिस भी सेंटेंस में ये शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप नकारात्मक के रूप में उसे चयन करेंगे अगर आपका प्रश्न सकारात्मक में पूछा हो तो। उसके बाद आपको
आपको बच्चों को भय से कभी नहीं पढ़ाना है, बच्चों को डांट के कभी नहीं पढ़ाना है। आप ये अपने अंदर रूल फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पेपर अंतिम समय में बिना पढ़े हुए भी काफ़ी अच्छा करेंगे। उसके बाद बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना है, बच्चों को कभी भी अनुशासन में नहीं रखना है, क्योंकि छोटा बच्चा अनुशासन में रह के कुछ नहीं सीख सकता है। उसको आपको खुली छूट देनी है, खुली छूट आप देंगे, जो अपनी मन से उसके अंदर से जो गतिविधि आएगी करेगी, आप उसका अन्वेषण करेंगे। उसके बाद जिस भी क्षेत्र में बच्चा आगे जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको आगे प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद व्याकरण से आधारित नहीं करना है, व्याकरण के तौर पर उसके नहीं बताना, क्योंकि छोटे बच्चों को व्याकरण से भी कोई मतलब नहीं है। तो आप जहाँ पे भी व्याकरण की बात की जाए तो भी आप देखेंगे नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आएगा। केवल मात्र ही हतोत्साहित कठोर सजा, ये शब्द ऐसे शब्द हैं, सारे के सारे ऐसे शब्द हैं कि अगर जहाँ पे भी ये आए आप बेधड़ाके उसको नेगेटिव शब्द यानी नकारात्मक शब्द के रूप में चयन करेंगे। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा हो प्रश्न तो इन शब्द को आप देखते ही उस वाक्य को काट दीजिएगा, वो नहीं होगा। उसके बाद आइए वही सकारात्मक कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि जहाँ पे भी ये शब्द देखिए आपके हमेशा सकारात्मक रूप में रहेंगे, और सकारात्मक प्रश्न पूछे तो आप आँख मूंद के इनको सही लगा देंगे। सबसे पहले बच्चों को आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है किसी भी कार्य को करने के लिए कि ये तुम कर सकते हो, आई डू इट, तुम ही करोगे। ऐसे अगर आप करो, बच्चा आप कहोगे, बच्चों को प्रोत्साहित करोगे तो बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए आप देखेंगे आतुर हो जाता है। उसके बाद बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवसर देना है। बच्चे अगर त्रुटि कर भी रहे हैं तो आपको उसको अवसर देना है कि बाबू तुम ये कर सकते हो, बच्चे तुम ये कर सकते हो। तो बच्चा अपने अंदर से एकदम उत्साहित होगा और उस कार्य को दोबारा करेगा। चर्चा करना है, देखेंगे किसी भी चीज़ को लेकर आपके बच्चों के बीच में चर्चा करना है। आप कक्षा में गए हैं, आपको किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना है तो बच्चों को बच्चों के परिवेश से रिलेट करके आप चर्चा करेंगे तो बच्चे उसे आप देखेंगे जल्दी से ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको चर्चा करना है। उसके बाद अवलोकन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों को अवलोकन कराना है, बच्चे को अवलोकन कराना है। अवलोकन के बाद आपको नाटक कराना है। अगर बच्चे तब भी नहीं समझ रहे हैं तो आपको जाके डायरेक्ट उनको, जैसे शेर के बारे में बताना है तो आपको बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएंगे, शेर को वहाँ पे प्रत्यक्ष दिखाएंगे। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ अगर बताते हैं, दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा आसानी से उसको सीखता है, आसानी से उसको समझता है और अपनी भाषा में व्यक्त करने लगता है। तो इसलिए अवलोकन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए। अन्वेषण, जैसे पहले ही आपको बताया कि बच्चे को अन्वेषण के माध्यम से बताना है। बच्चों को खुली छूट दे देनी है कि बच्चा तुम ये करो वो करो, तो आप उसको अन्वेषण करेंगे कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, बच्चा किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। तो उसको अन्वेषण करके उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद कारण का पता लगाना, पहले ही आप डांटने नहीं लगेंगे कि तुम्हें ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। पहले आप, जैसे कोई बच्चा है घर से, मान लीजिए आपने विद्यालय नहीं आया है उस दिन, तो अगले दिन नेक्स्ट दिन आया तो उसको आपको डायरेक्ट मारने नहीं लगना है, पीटने नहीं लगना है। उसका कारण को पता लगाना है कि अच्छा आखिर बच्चा, वो बालक क्यों विद्यालय नहीं आया है, ये कारण का पता लगाएंगे और उसके तह तक जाएंगे। तो अब जाके देखेंगे ये भी जहाँ भी आपको शब्द देखे वो आपके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप में आएगा और आपका प्रश्न आप देखेंगे सही हो जाएगा। जो अगर सकारात्मक आपसे प्रश्न पूछे और कारण का पता लगाना जिस शब्द में आ जाए, जिस वाक्य में आ जाए, तो अगर आप वहाँ पे लगा देंगे तो आपका विकल्प 100% सही ही होना है। उसके बाद गतिविधि कराना, बच्चे को हमेशा गतिविधि के माध्यम से ही जोड़ना है। आपको कोई भी टॉपिक बताना है, बच्चों को समझाना है तो गतिविधि करके बताइए। खेलो के माध्यम से बचाएंगे तो बच्चे आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। तो आपको गतिविधि कराना शब्द जहाँ पे भी मिले वो सकारात्मक शब्द होगा, आपको उसको आसानी से लगा देंगे, वो आपका विकल्प 100% सही होना है। उसके बाद अर्थपूर्ण, साथी के साथ सीखना और सृजनात्मकता देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों को सृजनशील रखना है, बच्चों को नए नए क्रिएटिविटी करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है कि बच्चे अपने मन से कुछ करें। जो अपने मन से करेगा तो आप उसमें देखेंगे किस चीज़ में रुचि है, इसके हिसाब से उसको आगे प्रोत्साहित करेंगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, आपको रहे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, 3 महत्वपूर्ण ट्रिक। आप इन तीनों ट्रिकों को फॉलो कर लेते हैं, सकारात्मक नकारात्मक शब्दों को समझ लेते हैं, तो अंतिम समय में आप कुछ पढ़े भी नहीं रहेंगे तो आप आसानी से परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे। और जी हाँ, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अंतिम समय में आप देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। तो आइए इसके आधार पर 2 प्रश्नों को देखते हैं आपको कैसे छांटने आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न की
बात की जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न में आपका यहाँ पे दिया है कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए युक्ति कार्य का चुनाव आप कीजिए। आप कौन सी युक्ति का चुनाव करेंगे, तो आपको इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव छांटने आना चाहिए, तब जाके आप देखेंगे कि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर जाएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न उत्तर और पाठ की जहाँ पे भी बात आ जाए वो आपका नकारात्मक शब्द हो जाएगा। आपको ये देखते ही समझ आना है। अगर आपको इतनी समझ आ गई तो आप देखेंगे पेपर आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। वही दूसरे की बात करें इसमें, तो दूसरे में देखेंगे डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप कराना। देखिए क्रियाकलाप यहाँ पे आ गया, ये आपका सकारात्मक शब्द है। जिस भी सेंटेंस में जिस भी वाक्य में आपका ये क्रियाकलाप करना आ जाए तो वही विकल्प आपका सही होगा। अगर वो प्रश्न सकारात्मक रूप में आपसे पूछा है तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। वही आइए आगे देख लेते हैं। तैरने और डूबने की परिभाषा। देखिए परिभाषा की बात आई, परिभाषा देखते ही आपको काट देना है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो आपका लाइन सेंटेंस वो आपका गलत होगा। उसके बाद आइए अगले विकल्प को देख लेते हैं। जो वस्तु में डूबती और तैरती है उसकी सूची याद करना। देखिए याद करना, रूट लर्निंग आ गया, तो रूट लर्निंग आपका नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपको छांटना आना चाहिए। जब आप विकल्पों को छांटना जान जाएंगे तो उसके बाद आपकी तैयारी भी नहीं रहेगी, तो आप आसानी से परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे। आइए वही दूसरे प्रश्न को एक देख लेते हैं। एक और प्रश्न है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पेडालॉजी के प्रश्नों को हल करना है। तो सब दूसरे प्रश्न में देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है आपको। यहाँ पे आइए देखते हैं, सकारात्मक शब्दों को छांटते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सृजनात्मकता की बात आ गई। पहले ही ऊपर आइए आपको बताया कि आपका ये पॉजिटिव शब्द है तो आपका ये विकल्प सही है। उसके साथ 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 सीखने का, ये भी आपको पॉजिटिव शब्द है। अगर विद्यार्थी साथ साथ में बच्चों के ग्रुप में सीखेगा तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा, बहुत जल्दी से पकड़ अपनी बना लेगा। तो ये भी आपका विकल्प सही होगा। कक्षा में अनुशासन को आप पहले ही आपको बताया, अनुशासन आपका नेगेटिव शब्द है। बच्चे छोटे बच्चे को आपको अनुशासन के बीच में नहीं रखना है। जहाँ पे भी अनुशासन की बात आ जाए तो आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव शब्द आ जाएगा। तो ये इसमें आपका विकल्प सही नहीं होगा। उसके बाद समावेशन, बच्चों के बीच में आपको अधिक से अधिक क्रिएटिविटी गतिविधियों का समावेशन करना है तो आपका ये भी विकल्प सही होगा। तो अर्थात आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक छांटे आना चाहिए। तो आपका पहला और सी और डी, तो जिस ऑप्शन में भी ये आपका भी रहेगा तो आप वहाँ पे आसानी से लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको विकल्पों को छांटने आना चाहिए और बच्चे को हमेशा सर्वोपरि रखना है। अगर इतना जान के करते हैं तो आप देखेंगे कि 50% आपके पेडालॉजी के प्रश्न आते हैं। तो 50% पेडालॉजी के प्रश्नों में से आप अच्छे से समझ लेंगे इन टैग वर्डों को तो आप 70 से 72 प्रश्नों को आसानी से हल कर जाएंगे। और उसके बाद आपके जो 75 प्रश्न बनते हैं तो उसमें अगर आपकी जितनी पकड़ रहेगी, आपके कंसेप्ट पे आधारित रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पेडालॉजी के प्रश्नों को अंतिम समय में ट्रिक के माध्यम से करना है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक को के साथ आपको बताने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।